हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 6 जुलाई 2021 और 6 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको इसके कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को जाकर क्लिक कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का अपडेट्स आपको सुबह सुबह जल्द ही मिल जाए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पर सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाएं, वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे एक साथ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर से रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक की लेखक किसने की है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कविता राव। कविता राव ने लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों को पुनः प्राप्त करती है जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया जाता है। कविता राव की लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के इस अंश में रुखमाबाई राउत की कहानी है। रुखमाबाई एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिलाओं डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच एक बाल वधू के रूप में अपनी शादी से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में शामिल होने के लिए जानी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि वह जल्द ही महात्मा गांधी के कुख्यात हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी प्रकाशित करेंगे? तो मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी ने घोषणा की है कि जल्द ही वह महात्मा गांधी के कुख्यात हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवन पर एक किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे। मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा यह शीर्षक वाली पुस्तक जिसका नाम है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसोसिएशन, मतलब गांधी के हत्या से रिलेटेड जो ट्रू स्टोरी है उससे रिलेटेड शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। महात्मा गांधी के कुख्यात हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन समाज और राजनीति के व्यापक संदर्भ में उस व्यक्ति और उसके सबसे परिभाषित कार्य को दर्शाती है। पुस्तक को नीलामी में पैन मैकमिलन इंडिया के संपादकीय प्रमुख तीस्ता गुहा सरकार द्वारा लेबीरिंथ साहित्यिक एजेंसी के संस्थापक अनीश चांडी से प्राप्त किया गया था। यह पुस्तक एक गहरी गोताखोरी होगी और गांधी की हत्या से पहले और बाद की घटनाओं के प्रलयकारी श्रृंखला में तल्लीन होगी। बात हुई है महात्मा गांधी के बारे में, तो जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यह एक इंडियन लॉयर थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका असैसिनेटेड यानी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनका स्पाउस का नाम था कस्तूरबा गांधी। यह है इमेज में महात्मा गांधी। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें भारत का राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैंक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक बन गया है? तो आईओबी बैंक यानी इंडियन ओवरसीज बैंक हाल ही में भारत का बैंकों में दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक बन गया है।
आईओबी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता के स्ट्रीट डिस्काउंट निजीकरण के रूप में इसके शेयरों ने पिछले एक महीने में बीएसई पर लगभग 80% की सराहना की है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईओबी 51,887 करोड़ रुपए से एक कैंप के साथ है, जिसके बाद पीएनबी 46,411 करोड़ रुपए और बीओबी 44,112 करोड़ रुपए क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर बने हुए हैं। पीएनबी में 4% की गिरावट और बीओबी की शेयर की कीमत में 5% की बढ़ोतरी की तुलना में पिछले महीनों में आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक का बाजार मूल्य 57% बढ़ गया है। बैंक वसूली कम लागत वाली जमा राशियों और कम पूंजी खपत वाले अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करके पीसीए यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से बाहर आने की योजना बना रही है। अब बात हुई है आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसके अभी वर्तमान सीईओ पर्था प्रतिम सेन गुप्ता है। इसके फाउंडर हैं एम चिदम्बरम चेतियार तथा इसको फाउंड किया गया था 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में ही। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अब भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने एडब्ल्यूएस के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने एडब्ल्यूएस यानी अमेजन वेब सर्विस के साथ समझौता किया है। एक्सिस बैंक ने देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है। समझौते के हिस्से के रूप में एक्सिस बैंक एडब्ल्यूएस की मदद से ग्राहकों को उन्नत बैंकिंग अनुभव लाने के लिए नई डिजिटल वित्तीय सेवाओं का एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा, जिसमें ऑनलाइन खाते भी शामिल होंगे, जिन्हें 6 मिनट और तत्काल डिजिटल भुगतान में खोला जा सकता है। इससे बैंक को ग्राहकों की संतुष्टि में 35% की वृद्धि और लागत में 24% की कमी करने में मदद मिलेगी। अब बात हुई है एक्सिस बैंक के बारे में और एडब्ल्यूएस यानी अमेजन वेब सर्विसेज के बारे में, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्रों के बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1993 यानी अपने कामकाजों के शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एक्सिस बैंक ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसके वर्तमान सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। इसकी स्थापना तो 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। अभी वर्तमान में इसका कुल भारतीय रुपये में इसका संपत्ति है 9.279 ट्रिलियन भारतीय रुपए। इसके कई सहयोगी कंपनियां हैं जैसे एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड तथा कई इसके सब्सिडरीज हैं। अब बात हुई है एडब्ल्यूएस यानी अमेजन वेब सर्विस के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है जिसके फाउंडर अमेजन है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इस तरह इसके सीईओ एंडी जैसी हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने पंजाब एवं सिंध बैंक पर कितने रुपयों का जुर्माना लगाया है? तो ये तो अब लाजमी हो गया कि आरबीआई हमेशा किसी न किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करते रहा है, न अन्यथा सभी बैंकों पर थोड़ा कुछ न कुछ जुर्माना लगा रहा है। तो हाल ही में आरबीआई ने पंजाब एवं सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंकों ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधान का पालन न करने के लिए पंजाब एवं सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने विवरण देते हुए कहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ने 16 और 20 मई 2020 को आरबीआई को कुछ साइबर घटनाओं को सूचना दी थी। तदनुसार
केंद्रीय बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) और 51(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों को प्रयोग में लगाया गया है, जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। अब बात हुई है पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में, तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तथा बात हुई है आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में तो हम लगभग प्रत्येक एक दिन बीच करके या कंटिन्यू जान ही लेते हैं, फिर भी उसके बारे में दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापक ब्रिटिश काल में ही हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई में है। इसके अभी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब बात हुई पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक एक भारतीय सरकारी बैंक है। इसका ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यह न्यू दिल्ली में इसका लोकेटेड यानी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर हैं वीर सिंह, जो कि फाउंड किया गया था 24 जून 1908 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को मंजूरी दी है? तो इसरो ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शिक्षा पर संसदीय अस्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण सीखने के गैप को खत्म किया जा सके। इसरो के वैज्ञानिक शिक्षा के लिए संसदीय अस्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और छात्र के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टीवी कक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी है। अब बात हुई है इसरो के बारे में, तो जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इसका फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया था। इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं के सिवान। इसे कई सब्सिडरी है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह सब, तथा और कई इसके सब्सिडरीज है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग डीओएस के तहत संचालित होता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में होता है, जबकि इसरो के अध्यक्ष डीओएस के कार्यकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए भारत में प्राथमिक एजेंसी है। यह दुनिया के 6 सरकारी एजेंसियों में से एक है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं हैं, क्रायोजेनिक इंजन तैनात है, अलौकिक मिशन लॉन्च करते हैं और कृत्रिम उपग्रहों से बड़े बेड़े का संचालन करते रहते हैं। तो इतनी बात हुआ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि कौन सा राज्य न्यूज में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में के.एन. भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है के.एन. भट्टाचार्य जी। इन्हें त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर इन्हें 3 साल के लिए 1 जुलाई से नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुजरात और गुवाहाटी एससी के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। उनके बाद कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी शपथ लिए हैं लोकायुक्त के रूप में। अब बात हुई है त्रिपुरा के रूप में, तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में छोटा सा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ का गवर्नर रमेश बैस है तथा यहाँ का मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर 60 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है बाइसन नेशनल पार्क तथा क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क यहाँ का मेन नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दी है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से 149 साल से चली आ रही पुरानी दरबार
दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दी है। यानी लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल की पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में 3 सप्ताह के दरबार मूव से संबंधित आवासीय खाली करने के नोटिस दिया है। प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव कर्मचारियों के आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या कश्मीर में तैनात रहेंगे। यानी अब 2 राजधानी नहीं, एक ही राजधानी लगभग रहेगी। पहले से यह माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करके परंपरा शुरू की थी। परंपरा को 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखा गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख पुल के रूप में काम करता था तथा कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के 2 विविध भाषाई सांस्कृतिक समूह के बीच बातचीत के लिए एक स्थान था। अब बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एंड श्रीनगर थी, जो दोनों जगह पहले से तैनात रहते थे सेना, अब एक ही जगह तैनात रहेंगे। दोनों जगह ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा तथा यहाँ का सीएम है सीएम कोई नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। 89 लोकसभा सीटें हैं, 36 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है दच्चीग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह है मैप में जम्मू कश्मीर, जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश अग्निहोत्री को नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ इमेज में सतीश अग्निहोत्री ने NHSRCL के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उनके पास मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया है, जो लगभग 9 वर्षों तक रेल मंत्रालय के तहत एक अनुसूची CPSE है। अब बात हुई है NHSRCL के बारे में, तो जान लेते हैं। NHSRCL का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसका पेरेंट है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका है इंडियन रेलवेज के द्वारा, जो कि भारत सरकार द्वारा खुद के 50% है तथा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 25% शेयर है तथा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इसमें 25% शेयर है। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इन्वेस्ट इंडिया ने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीत लिया है। ओशियो ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी से सम्मानित किया गया है। ओशियो ग्लोबल विदेशी निवेश पर एक अग्रणी प्राधिकरण है और आर्थिक विकास सेवाओं, उत्पादों और अद्वितीय कंपनी मूल्यांकन टूल की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग से एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया भारत के अस्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया CTRI पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में कल शाम को आयुष मंत्रालय किरण रिजिजू ने इंडिया CTRI पोर्टल लॉन्च किया है। यह लेटेस्ट न्यूज, जिसमें यह बताया है कि आयुर्वेदा बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। आयुर्वेद आधारित नैदानिक परीक्षणों के लिए विश्वव्यापी दृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित करते हुए केंद्रीय आयुष किरण रिजिजू ने सोमवार को 5 पोर्टल और 4 प्रकाशन लॉन्च किए हैं। आयुष मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मंत्री ने कि आयुष भारतीय लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने एक वर्चुअल इवेंट में अमर, रमीश, शाही और ई मेधा पोर्टल्स के साथ साथ
आयुर्वेद डेटा सेट से संबंधित क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया यानी CTRI पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्वेश्चन रिलेटेड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इटली में। इटली में जल्द ही MM नरवणे भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसके दौरान वह अपने समकक्षों इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण इटली में प्रसिद्ध शहर कैसीनो में जनरल नरवणे का भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसीनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली की फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी थी। उन्हीं के याद में यह उद्घाटन करने जा रहे हैं युद्ध स्मारक का। अब चलिए चलते हैं, इटली के बारे में बात हुई थी, इटली के बारे में जान लेते हैं पहले। इटली यह है वर्ल्ड मैप में ग्रीन कलर से डिनोटेड इटली का है इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इटली का राजधानी है रोम तथा इसका करेंसी है यूरो। यह यूरोप महादेश का एक देश है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में अंटार्कटिका में दर्ज किया गया है नया सबसे अधिकतम तापमान। वह तापमान कितना है? मतलब दुनिया भर में सबसे ज्यादा तापमान अंटार्कटिका में दर्ज किया गया है हाल ही में। तो यह तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया भर में तापमान दर्ज किया गया है। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें बताया गया है कि पिछले थर्सडे को अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया है। अब बात हुई है अंटार्कटिका के बारे में, तो इसके बारे में जान लें। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 0.01 पर किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 0.01 पर स्क्वायर मिलीमीटर है। इसका पॉपुलेशन सीजनली 1000 से 5000 तक होता है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का है रिसर्च स्टेशन, MC मुर्डो स्टेशन यहाँ का लार्जेस्ट सिटीज है। अब चलते हैं आज के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो आज का स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कार्स्टन वरहोल्म ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड नॉर्वे के द्वारा बनाया गया है। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन वरहोल्म ने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ के लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 29 साल तक अमेरिकी हर्डन केविन यंग के नाम था। उनका 46.78 सेकंड का मार्क 1992 में बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक में स्थापित किया गया था, जिसे अंततः वारहोल्म द्वारा 46.70 सेकंड में आधिकारिक समय के साथ तोड़ा गया था। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। बात हुई पहले नॉर्वे के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे एक यूरोप महादेश में पड़ने वाला कंट्री है, जिसकी राजधानी ओस्लो है। यहाँ का करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। यह है वर्ल्ड मैप में नॉर्वे, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला वन का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरस्टैपेन ने हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का अवार्ड जीत लिया है। यह इमेज में मैक्स वेस्टरस्टैपेन, जो कि हाल ही में फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। रेड बुल मैक्स वर्स्टापेन ने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, जो 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की 9वीं रेस है। वर्स्टापेन में मर्सिडीज AMG के वाल्टेरी बोटास और मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस से आगे दौड़ जीती है। 2021 ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए लुइस हैमिल्टन बोटास की टीम के साथी और वेस्टैपन के चैलेंजर चौथे स्थान पर रहे हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मानव रहित वाहनों यानी ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है?
तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक महीने से होने वाले दिवस को भी आप एक सीरियल वाइज में लिखते रहें, जैसे कि आपको पूरा महीना का दिवस आपको ध्यान में रहे। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करें, ताकि अपने साथ साथ दूसरे दोस्तों को भी पढ़ने में अच्छा लगे। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।